हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी प्रोवाइड नहीं किया था और मैक्सिमम यही कमेंट आता कि सर चैप्टर के लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो आज मैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए होता है कि जो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल कुछ प्रश्न पढ़ करके पास होना चाहते हैं। लेकिन टॉपर बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फैक्ट नहीं रखता है बच्चों, क्योंकि हर वर्ष आप देखो 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि पिछले 10 वर्ष में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, पिछले 5 साल से 7 साल से 8 साल के क्वेश्चन पूछे गए जो सिलेबस में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई टीचर तो नहीं बता सकता कि यही प्रश्न आएगा, क्योंकि एक चैप्टर में 1, 2 क्वेश्चन आना है और 1, 2 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दे दिया और टोटल उसमें 30 क्वेश्चन है, तो कैसे कह सकते हो कि यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 3 चैप्टर के 30 क्वेश्चन हो गए, उसमें से 1, 2 क्वेश्चन तो फंसी जाएंगे। ऐसे ही पूरे चैप्टर मिला के 10 चैप्टर मिला के 100 क्वेश्चन किसी ने दे दिया तो आप लोगों के लिए पास होने के लिए हो जाता है ना। बहुत भाग्य की बात है कि हमने जो क्वेश्चन दे दिया केवल इसमें से आ जाए, हो सकता है इसमें से ना आए। ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में रोना रोते हैं बच्चे। एग्जाम का जब रिजल्ट खुलता है ना, या एग्जाम देने के बाद आते हैं बच्चे, तब बोलते हैं कि सर हमने इस गाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, कुछ भी नहीं फंसा। अरे भैया, एमपी बोर्ड में भी अब पुराने सिलेबस के आधार पर नहीं आता है कि आप 4 साल का प्रश्न पत्र पढ़ लो काम हो जाएगा। आप लोगों का पूरा यदि बेसिक एनसीईआरटी आपको नहीं आता है तो फिर आप परसेंटेज बनाना भूल जाएंगे। टॉपर बनना है, स्कूल में टॉप करना है, क्लास में टॉप करना है ना भाई, आपको अपने जिले में टॉप करना है, तो आपको पूरा बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो बच्चे इंपॉर्टेंट की तलाश करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल इतना ही चाहते हैं कि हम केवल उतना ही पढ़ लें, है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, और इनके सारे क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड है ना। यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स के लिए बच्चों 100 रुपए लगते हैं। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, ठीक है। 9685 29 91 49। देखिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें बच्चों चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। देखो कभी कभी 1 नंबर में इससे आता बच्चा, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है 1 नंबर में, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, है ना। या कि 2 नंबर में आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम बच्चों, कभी कभी इतना ही आ जाता है, लेंज का नियम लिखिए। फिर इससे प्रेरित धारा की दिशा कैसे, तो व्याख्या भी लिखने को आ जाएगा, तो फिर 3 नंबर में आएगा। यदि 2 नंबर में आएगा तो चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखिए, व्याख्या भी कर देना। 2 डायग्राम हमने बताया था कि चुंबक को कुंडली के पास ले जाए तो क्या कंडीशन है, चुंबक को कुंडली से दूर ले जाए तो क्या कंडीशन होता है ना। ये चीज आपको बताया था कि भाई जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, नहीं जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है, उस दिशा में वो, है ना, धारा की दिशा हो जाती है। चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम, ये तो कथन है केवल, लेकिन जो द्वितीय नियम बच्चों इसकी गणितीय व्याख्या है पूरा। क्या गणितीय व्याख्या, क्या फिर बच्चों गणितीय व्याख्या आपको तैयार करना है, गणितीय व्याख्या, ठीक। देखो भाई, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक कभी कभी आ जाता है 1 हेनरी की परिभाषा, इसी से आएगा। स्वप्रेरकत्व से 1 हेनरी की परिभाषा कितना पूछ दिया जाएगा, 1 हेनरी की परिभाषा। बोले सर आपने क्वेश्चन ही नहीं दिया था। स्वप्रेरकत्व का जब लेक्चर देखोगे आप लोग तो पूरा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, 1 हेनरी क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र है, पूरा चीज आपको कराया गया है, ठीक है बच्चों। इसलिए कहता हूं कि क्लासेस जरूर देखना। अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है बच्चों, 2 परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक कितना होता है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व से ऐसा भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि मान लीजिए 2 वृत्ताकार कुंडली है, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है ना। 2 परिनालिका है, इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, 2 आपके वृत्ताकार कुंडली है, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, तो ये चीज आप लोग देख लेना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक के छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, है ना, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना बच्चों, यानी थ्योरम है ये आपका। और ये आपके पास कुंडली है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, इसका भी थ्योरम है और हमने कराया है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर, यदि स्वप्रेरण गुणांक पढ़ लिए तो अन्योन्य प्रेरण तो आपको भाई एकदम 2 कॉपी है, बनी जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ये आप लोगों को बच्चों तैयार करना है,
ठीक है, स्वप्रेरक स्वप्रेरक और अन्य प्रेरक में अंतर, प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो और ये अंतर भी आप लोगों से उम्मीद है कि इतने प्रश्न तो तैयार कर ही लोगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ क्या है, इसका विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी विभवांतर, है ना, प्रतिबाधा, कलांतर, सब कुछ पढ़ना है, अनुनादी आवृत्ति, ये सब कुछ कराया हमने। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता है और ट्रांसफार्मर में 2 नंबर में भी आ जाता बच्चों, है ना, ट्रांसफार्मर में 2 नंबर में भी आ जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भाई, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, है ना, किस तरीके से होता है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, ऐसे कई तरीके से हो सकता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं। पहला ऊंचाई, कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई, दूसरा बच्चों अपचाई, क्या अपचाई, इसमें अंतर भी आप लोगों को तैयार करना है। ओके, एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो या केवल प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, ये प्रेरकत्व तो है नहीं, प्रेरक कुंडली, क्या बच्चों, प्रेरक कुंडली, इन दोनों थ्योरम को मैंने कराया है। तो अब पहले तो बहुत ज्यादा थ्योरम था, एलसी था, आरसी था, है ना, सीआर था, ये तीनों हट गए हैं। देखना बच्चों, पहले एलसी परिपथ था, आरसी परिपथ था, सीआर परिपथ, ये तीनों अब हट गए, अब नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में है ही नहीं है, जो हट गया उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसलिए तो कहता हूं इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं भैया, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है ना। चलो अगला जो देखो भाई, ये अंतर मैंने आपको बता ही दिया है। औसत शक्ति का व्यंजक निकालना है, पी एवरेज का सूत्र निकालना है। ठीक है, IRMS VRMS cos फाई। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को। ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है, प्रत्यवर्ती धारा खतरनाक क्यों होता है दृष्टि धारा से। जैसे आप लोगों के घरों में जो लाइट आती है बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा है, खंबे से लाइट आती है ना, और यदि मान लीजिए आपने बैटरी में स्टोर कर रखा, मोबाइल में बैटरी है, उसमें धारा करंट स्टोर हो गया तो आपका दृष्टि धारा हो जाता है। जैसे घर में हमारे पास इन्वर्टर और बैटरी है, इन्वर्टर के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदल दिया जाता है और बैटरी में संग्रहित कर लिया जाता है। जब लाइट चली जाती है, मतलब जो प्रत्यवर्ती धारा जो प्राप्त हो रहा है ना, वो जब खत्म हो जाता है भाई, यदि नहीं है तो फिर हमारा बैटरी ऊर्जा देना शुरू कर देता है, तो वो जो ऊर्जा देता है वो आपका दृष्टि धारा होता है। जैसे आप लोग देखते हैं बच्चों, घड़ी में जो सेल लगती है उससे दृष्टि धारा, डायरेक्ट करंट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में मतलब कितने लेक्चर मैंने दिया है, मात्र 2 लेक्चर। कितने लेक्चर बच्चों, 2 लेक्चर। 2 लेक्चर मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 30 मिनट। एक आपका 30-35 मिनट का लेक्चर है, एक आपका 50 से 60 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। 2 लेक्चर में कंप्लीट है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ लेना बच्चों, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन तो एक नमूना बता दिया हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तरीका। ठीक है, गामा किरण का सूत्र मैंने आपको बताया है कि यदि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सभी तरंग, जैसे एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग, है ना, पराबैंगनी, अवरक्त, है ना, दृश्य प्रकाश, ये सारे जो 7 हैं बच्चों, उन 7 के आवृत्ति तरंगदैर्ध्य, मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट, उन सबके आवृत्ति याद होना चाहिए, चाहे कैसे भी करके याद करो, आपका टास्क है। तरंगदैर्ध्य भी याद होना चाहिए, क्या, तरंगदैर्ध्य, और सबसे ज्यादा उपयोग पूछा जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग। और यहां से ऑब्जेक्टिव तो देखने को हर साल मिलता है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव फिक्स, अभी ब्लूप्रिंट नहीं आया है 2025-26 का, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव फिक्स है 2 नंबर का। ठीक है बच्चों, और कभी कभी स्रोत भी पूछ दिया जाता है, जैसे यहां पर देखो एक्स किरण के स्रोत और उपयोग लिखिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। गामा किरण के स्रोत और उपयोग, एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन, मतलब इन 7, यदि आप लोगों ने विस्थापन धारा पढ़ लिया बच्चों, एक तो विस्थापन धारा इसका व्यंजक, और दूसरा जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 तरंग हैं, उन 7 तरंगों का अध्ययन कर लिए। और ये 7 तरंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्यों, क्योंकि जब उसको आप अलग अलग चार्ट नहीं बनाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इसका तरंगदैर्ध्य इसमें ऐसा। पहले तो क्रम तैयार करो कि घटता हुआ क्रम, तरंगदैर्ध्य के घटते हुए क्रम या आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम, फिर उसको चार्ट बना लो, चार्ट बना करके बढ़िया एक कागज में लिख लो, और जब बार बार सतत प्रयास करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देख लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक आवृत्ति और सबसे कम आवृत्ति वाले तरंग का नाम लिखिए, उपयोग लिखिए, एक एक उपयोग भी आ सकता है ना। तरंगों की खोजकर्ताओं के नाम ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जल्दी आएंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपके लिए बच्चों हम
कंटेंट देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन प्यार सपोर्ट बना रहे, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। ओके, तो नोट्स भी और क्लासेस भी लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ना होते रहेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 9, उसको भी अपन मैराथन ही करेंगे, 1-1 घंटे का करेंगे, 4-5 लेक्चर में खत्म कर देंगे, है ना। तो 4-5 लेक्चर में तो नहीं होगा सर। चैप्टर नंबर 9 में खंड है, उसमें 4 खंड है, ABCD है, मतलब 4-5 लेक्चर में खंड ए परावर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा, इस तरीके से प्रिज्म वगैरह जो भी है बच्चों वो पूरा खत्म करेंगे। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।